हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज के न्यूज़ टुडे में हम लोग सबसे पहले आज की सुर्खियों को देख लेते हैं। जो पहली सुर्खी है, जो न्यूज़ आर्टिकल है, वो है मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। और पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना, घड़ियाल और स्लॉथ बियर 2, 3 और भूतापीय ऊर्जा 4th और 5 जो है अंतिम न्यूज यूएनईपी फ्रंटियर रिपोर्ट 2025 जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, ये भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये आज देख सकते हैं, ये 4 न्यूज जो है इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से, इकोलॉजी इन्वायरमेंट विषय के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और करेंट डेवलपमेंट जो है इस क्षेत्र में ये भी। इसके साथ साथ हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों को भी देख लेते हैं। कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी है, जैसे कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो है उसके बारे में, WHO की महामारी समझौता एक आया है। उसके बाद जो राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम जारी किया गया है वो की व्यवस्था है। फेंटेनिल जो ड्रग्स है उसके बारे में कुछ न्यूज है। इसी तरह से पीर पंजाल श्रेणी, इस तरह की जो शॉर्ट न्यूज है वो हमारे आज के अंक में शामिल है। हम लोग चलिए आज के न्यूज टुडे के अंक को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले न्यूज, मराठा सैन्य परिदृश्य, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, किनका? मराठा साम्राज्य का। तो जहां तक भारत की इतिहास और संस्कृति धरोहर का सवाल है तो मराठा साम्राज्य और मराठा संस्कृति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें एक अध्याय के रूप में जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। जहाँ तक भौगोलिक अवस्थिति से मैं अगर शुरुआत करूँ तो आज दक्कन प्रदेश जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था, जिसकी की महत्वपूर्ण ताकत जो है इसकी सैन्य नीति और गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब गुरिल्ला युद्ध नीति, मतलब छापेमार युद्ध नीति के बारे को केंद्रीय रूप में देखा जा सकता है। इसकी यही ताकत थी जिसने इसको अपने आसपास की भौगोलिक अवस्थिति में जो है ना एक एज प्रदान किया और इसे विकास करने और प्रसार करने में पूरे देश भर में, अखिल भारतीय स्तर में और इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सहायता प्रदान की। तो आज ये जो न्यूज आर्टिकल है कुछ इसी पे आधारित है। मराठा साम्राज्य की वही जो खूबियां थी, क्यों? क्योंकि जो मराठा साम्राज्य की जो मराठा सैन्य परिदृश्य था, मिलिट्री जो लैंडस्केप उन्होंने डेवलप किया था, वो डेवलप किया था पूरी की पूरी किलेबंदी की थी एक ज्योग्राफी की, जिससे कि उनका साम्राज्य को बचाया जा सके और वो डिफेंस के साथ साथ जो है ना अटैक भी शामिल थी इस नीति में। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से भौगोलिक अवस्थिति को समझते हुए ये जो पूरा का पूरा जो एक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, इस मराठा साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट जो है ना उपलब्धि मानी जाती है। तो यूनेस्को ने अभी उसी पूरे के पूरे अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए किलेबंदी की प्रणाली को उसे जो है ना धरोहर सूची में शामिल करने की बात कही है। तो इसलिए ये न्यूज है, इससे संबंध के संदर्भ में कुछ आयाम हैं, हम लोग देखते हैं एक करके। तो सबसे पहला संदर्भ यही है कि यूनेस्को अपने विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल करेगा। और शामिल क्यों करेगा? क्योंकि ये जो एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा, तो जैसा हमने अभी देखा कि इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है और खास करके इस क्षेत्रीय जो हिस्सा है, दक्कन का जो क्षेत्र है जिसे बोला दक्कन प्रदेश जिसे बोला जाता है, वहाँ पे मराठा साम्राज्य की जो रच बस गई है पूरी तरह से, उनकी राजनीति, उनकी युद्ध नीति, उनका जो नीतियाँ थी पूरी तरह से उनका प्रभाव है। उसके बाद क्या, स्थापत्य कला और तकनीकी योजना बहुत ही यूनिक थी, अलग थी अपने आसपास के क्षेत्रों से। दूसरा कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो ये कारण रहा कि यूनेस्को को शामिल करने का, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में रचा बसा हुआ है। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि 44वां स्थल और स्मारक है ये, जिसे जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसलिए धरोहर सूची के नेटवर्क में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभी तक 44 इसे लगाकर शामिल हो गए, तो इसलिए सर्वाधिक संख्या है और विश्व स्तर पर इसलिए 6ठा स्थान है। वहीं एशिया पैसिफिक में दूसरा स्थान है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्था है इसमें जो है ना केंद्रीय भूमिका है, इससे संबंधित सभी
जो मसलों को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आयाम पे देखते हैं। नेक्स्ट आयाम में हम लोग इसी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो मैं ये टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि ये जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी की समझ इनकी दिखाती है, ये जो पूरी की पूरी किलेबंदी प्रणाली जो इन्होंने विकसित किया था छापामार युद्ध के लिए और अपनी रक्षा के लिए, तो रक्षा तकनीक जो इनका महत्वपूर्ण था, जिसमें इनका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण था। तो ये जो 12 किले की जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, सिस्टमेटिक अप्रोच था, वो 12 किलों में विभाजित था। और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य जो 17वीं 19वीं शताब्दी तक प्रसार रहा, इतिहास में उसका प्रसार देखा जाता है, तो उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी नवाचार, इनोवेटिव और क्षेत्रीय अनुकूलन और वास्तुशिल्प, जिसमें कि ज्योग्राफी को शामिल करते हुए इन्होंने ये जो है लोग जो है ना आगे बढ़े, जिससे कि इनके पास एक सैन्य एज, मिलिट्री एज था और अन्य की तुलना में। दूसरा क्या है कि इसलिए भौगोलिक समझ और रणनीतिक रक्षा योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। भौगोलिक विस्तार की जहाँ तक बात करें, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12 किले की किलेबंदी प्रणाली थी। ये तमिलनाडु के जिंजी से लेकर जो पूरा दक्कन प्रदेश है, उसमें सब जगह देखेंगे आप, जो दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर गोवा और इस पूरा जो रीजन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जिंजी किले से लेकर साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, आप जब मराठा प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे स्थानों का महत्वपूर्ण रूप से आप लोग देखेंगे आप लोग। और आज के समय में अगर इस क्षेत्र को अगर हमें चिन्हांकित करना हो मैप पे, तो हम लोग ये दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना कहीं जो है उत्पन्न हुआ और प्रसार हुआ पूरा दक्कन प्रदेश में, और आगे चल के पूरे देश में, अखिल भारतीय स्तर में विभिन्न क्षेत्रों में ये फैला। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तक इसमें क्या है, तटीय चौकियों से लेकर पहाड़ी गढ़ों तक विविध भौगोलिक क्षेत्रों में अवस्थित है, मतलब तट पे भी अवस्थित है और आंतरिक स्थानों पे भी अवस्थित है। अब क्या है, विश्व धरोहर स्थलों के रूप में चुने जाने संबंधी मानदंड, कुछ क्राइटेरियाज है। तो क्राइटेरिया में क्या, विश्व धरोहर सूची किसे चुना जाएगा, तो जैसा हमने बोला कि सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व के हों, और वो क्या है, मानवीय विकास में, मानवीय ज्ञान विज्ञान में, नवाचार में कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर पाए। तो मराठा प्रशासन का संदर्भ है, उसी से हम लोग समझ सकते हैं कि मराठा प्रशासन से हम लोग जो मॉडर्न वॉरफेयर है और ज्योग्राफी की समझ को वॉरफेयर में कैसे यूज की जाती है, रणनीतिक कौशल में कैसे यूज किया जाता है, उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो धरोहर हैं, जो स्थल है, स्मारक हैं, उन्हें जिनका सार्वभौमिक महत्व है, मूल्य होना चाहिए, तो वो चयन के लिए मानदंड है। और इसके लिए 10 मानदंड जो है इन्हीं आधारों पे फिक्स किए गए हैं, और कम से कम एक मानदंड भी होगा तो उसका चयन कर लिया जाएगा। दूसरा एक पॉइंट ये है कि विश्व धरोहर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश ही अपने क्षेत्र में स्थित जो स्थलों को नॉमिनेट कर पाएंगे इसमें शामिल करने के लिए। तीसरा क्या, नामांकित स्थल में अब क्या है कि जब नामांकित कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, तो उस स्थल का मूल्यांकन भी करना होगा। तो उसके लिए 2 संस्थाओं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ICOMOS और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और अंतिम निर्णय कौन देता है, अंतिम निर्णय देता है विश्व धरोहर समिति। ठीक है, और भारत इसमें 2021 से 2025 तक इसका सदस्य है, विश्व धरोहर समिति का। तो इस प्रकार से इसकी संरचना के बारे में भी हम लोगों ने समझा। चलिए दूसरा एक महत्वपूर्ण न्यूज है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्या है, पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना। ई ट्रक मतलब इलेक्ट्रिक ट्रक, ठीक है ना, बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली। इलेक्ट्रिक बस हमने सुना है, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन हम लोगों ने सुना है। अब जहाँ तक वर्तमान विश्व का संदर्भ है, तो वर्तमान विश्व में सबसे बड़ी समस्या अगर देखेंगे हम लोग जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के रूप में देख सकते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक किसे मानते हैं, कार्बन उत्सर्जन। और कार्बन उत्सर्जन का भी जो मुख्य स्रोत में से क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, मतलब परिवहन क्षेत्रक से निकलने वाला धुआं, होने वाला उत्सर्जन, जो कि एक सवारी वाहन के रूप में हम लोग देखते हैं सड़कों पे और अन्य जगहों पे, और दूसरा क्या, माल ढोने वाले। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ई ट्रक की बात हो रही है। तो ये माल ढोने वाले जो वाहन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को शामिल
करने की बात की संकल्पना को शामिल करने की बात की जा रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पर हो रहे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा भी ई ट्रक मोबिलिटी से संबंधित जो है ना कुछ प्रोत्साहन योजना को लाया गया है, जिस पे आधारित ये न्यूज आर्टिकल है। इसके संदर्भ में विभिन्न आयामों को हम लोग देखेंगे। यही संदर्भ है कि इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसका नाम क्या है, पीएम ई ड्राइव पहल। ये ध्यान रखेंगे, पीएम ई ड्राइव, ये एक एक्रोनीम है, DRIVE। इससे हम लोग आगे देखेंगे जब इसके बारे में विशेष तौर पे देखेंगे। चलिए, क्या है ई ट्रक प्रोत्साहन योजना के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया, लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य होगा क्या, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना सबसे पहले, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में देश को लड़ने के लिए मदद मिले, उत्सर्जन को कम किया जा सके परिवहन क्षेत्र में, और लॉजिस्टिक लागत एवं को भी कम किया जा सके। तो कार्बन उत्सर्जन, लॉजिस्टिक लागत और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। अब एक फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या, डीजल ट्रक जो है जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण है परिवहन के क्षेत्र में, भारत में वाहन सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3% ही है। लेकिन इससे निकलने वाला जो उत्सर्जन है वो कितना है, 42%। जिस दृष्टि से अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसीलिए इसे क्या किया गया है कि इसे मांग प्रोत्साहन को क्या किया गया, N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा। N2 और NT3 श्रेणी को सामान्य शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, कम भार वाले ट्रक और अधिक भार वाले ट्रक में ये डिवीजन कर दिया गया है। तो सब तक इसे विस्तारित किया जाएगा, मतलब उसके विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए देखिए, N2 क्या बोलते हैं, 3.5 टन से लेकर 12 टन तक भार, सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल होंगे। वहीं N3 क्या है, 12 टन से लेकर 55 टन तक की क्षमता जो होगी। तो ये इस तरह से। और उसके बाद क्या, सब्सिडी कितना होगा, सब्सिडी जो खरीद मूल्य है उस पर 9.6 लाख का प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब जो खरीद मूल्य है उसमें कटौती कर दी जाएगी इतना, जिससे प्रोत्साहन मिल सके। तो कुल मिलाकर यही योजना है। अब देखिए, जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था, जो योजना का नाम ई ड्राइव, तो इस एक्रोनीम को का फुल फॉर्म देख लेंगे, क्या है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ये है। तो ये पूरा का पूरा ये हम लोग देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी जानना आवश्यक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये सब फैक्ट्स। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नोडल मंत्रालय कौन है, भारी उद्योग मंत्रालय, देख सकते हैं वाहनों का निर्माण करना है बड़े पैमाने पे, तो इसलिए ये इनकी भूमिका समझ सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या फोकस क्या होगा, तो जैसा हमने बताया कि ये योजना जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, तो भारत सरकार इस संदर्भ में पहले से काम कर रही है। और इसके लिए क्या है, फेम योजना का नाम हम लोगों ने सुना है, फेम योजना के लिए। तो फेम योजना का फेम 1, फेम 2 संस्करण आ चुका है, जिसका कि अगला संस्करण, जिसमें कि जो कुछ चीज़ों को शामिल किया गया था उसे विस्तार दिया जाएगा इस परियोजना के तहत, और जिसमें कि दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और यहाँ तक कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उससे संबंधित अवसंरचना के विकास की भी बात की गई थी। लेकिन इसमें क्या है कि ई बस और ई ट्रक, मतलब उससे भी आगे बढ़ते हुए ई ट्रक तक आगे आएंगे, मतलब उससे विस्तार प्रदान किया जाएगा। तो यही पूरा का पूरा है कि मुख्य फोकस क्या है, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक वाहन, सब तक इससे विस्तार दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि पूरी तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना। एक दूसरा क्या, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, क्योंकि ये आवश्यक है, मूलभूत सुविधा होंगी इसके लिए, क्योंकि फिलिंग स्टेशन ही नहीं होंगे तो वो वाहन हम और आप नहीं खरीद सकते। तो इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए क्या आवश्यक होगा, ये चार्जिंग स्टेशन, तो इसके लिए बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। घरेलू ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम को डेवलप किया जाना, जिससे कि अधिक से अधिक सप्लाई को बना के रखा जा सके। सतत, स्वच्छ और दक्ष सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, तो ये मूल उद्देश्य था। तो यही हमने बताया। और जो हमने अभी चर्चा किया कि फेम योजना से कैसे अलग है, पीएम ई ड्राइव हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वाहनों को तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण, यही फेम योजना से अलग है। अलग मतलब इस संदर्भ में है कि जहां पहले ई ट्रक, ई एम्बुलेंस
से आगे बढ़कर, मतलब फेम 2 से आगे बढ़कर ई ट्रक, ई एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करता है। मतलब वहाँ पे ई बस तक हम लोग रुक गए थे, यहाँ पे ई ट्रक, ई एम्बुलेंस और अन्य जो सुविधाजनक जो वाहन हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं उस तक ये इसे बढ़ाया जाएगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष महत्व दिया जाएगा, जिससे कि इसके प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके पूरे देश के कोने कोने तक। तो ये महत्वपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है। उसका स्क्रैपिंग से जुड़ा प्रोत्साहन। स्क्रैपिंग मतलब जब कोई गाड़ियां पुरानी हो जाती है तो उसके स्क्रैप में भेजा जाता है, उससे संबंधित जो प्रोत्साहन है वो ई ट्रक के क्षेत्र में जो क्या है वो तो अनिवार्य है, और उसके अंतर्गत क्या ई बस को भी लाने पे जो है ना प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक तो ये हो गया। उसका परीक्षण एजेंसियों को भी जो है ना अपडेट करने के लिए इसमें शामिल किया जाएगा, अपग्रेड करने के लिए सारे सिस्टम को, जिससे कि नई नई इनोवेशन हो और नए नए टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा सके और पूरा का पूरा इकोसिस्टम मजबूत किया जा सके पूरे देश में। अब चलिए कुछ आज का न्यूज आर्टिकल थर्ड क्या है, घड़ियाल और स्लॉथ बियर, ठीक है ना। तो ये कुछ जीव हैं, उनका नाम है, क्या संदर्भ है, संदर्भ को हम लोग सब पहले समझते हैं। जैसा हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन जैसी समस्या, वैश्विक तापन जैसी समस्या महत्वपूर्ण है, जिसके लिए क्या है विश्व स्तर पे सरकारें क्या है पूरी तरह से जो है ना प्रतिबद्ध हैं कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। क्योंकि पर्यावरण जो है ना, भौतिक पर्यावरण सिर्फ विभिन्न जीवों वनस्पतियों के लिए आवास का ही काम नहीं करती, बल्कि वो पोषण का भी काम करती है। हाँ, और उसमें पूरा का पूरा अस्तित्व शामिल होता है। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन का जहाँ तक बात है तो उसके अंतर्गत बाय डिफॉल्ट जो है जीव का संरक्षण आवश्यक है। तो जीवों के संरक्षण के लिए भी विभिन्न राष्ट्रों में सरकारी स्तर पर जो है विभिन्न एजेंसियां काम करती है और विभिन्न कानून काम करते हैं जो कि जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए 2008-9 में हम लोग देखेंगे, 2008-9 में एक स्कीम आई, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है ना, स्पीसीज प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ही यही था कि कुछ ऐसे जीव जो कि संकटग्रस्त हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उनकी रक्षा की जाए, उनकी संरक्षण किया जाए और एक होलिस्टिक व्यू को अपनाते हुए उनके प्राकृतिक आवास को भी संरक्षण करना, मतलब पूर्णतः संरक्षण करने की बात की गई है। तो ये योजना बनाई गई जिसमें कि समय समय पे इसके लिस्ट को बढ़ाया जाता रहा है। तो समय समय पे जो जिन जीवों को शामिल किया जाता है इस स्पीसीज रिकवरी कार्यक्रम में उसे वो चर्चा में रहती है। आज चर्चा का विषय यही है कि स्पीसीज रिकवरी कार्यक्रम जो मैंने उद्देश्य बताया अभी इसका, वो उसमें घड़ियाल और स्लॉथ बियर को शामिल किया गया है कि इनकी संवेदनशीलता को देखते हुए, इन पे जो संकट है विलुप्त होने का उसको देखते हुए, यही संदर्भ है हमारा आज के इस आर्टिकल का। और मैंने जो अभी चर्चा के दौरान कहा कि क्या है कि इस प्रकार की स्कीम और इस प्रकार की योजनाएं और एजेंसियां काम करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है, मुख्य रूप से मेन कार्यक्रम क्या है, वन्यजीव पर्यावासों को एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना IDWH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये जो योजना है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका एक कंपोनेंट है, क्या है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम। ये ध्यान रखें। तो ये चर्चा में है जिसके अंतर्गत क्या है, आप देखोगे जितने भी जो पॉपुलर जीव हैं जिनको संरक्षण कार्यक्रम जो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे कि एशियाटिक लायन, टाइगर मतलब बाघ, और इस तरह के जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब को इसके अंतर्गत जो है संरक्षण प्रदान है, जो कि अभी आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, घड़ियाल और स्लॉथ बियर को भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब संस्था की मैंने बात की, तो संस्था कौन करेगा इसकी सिफारिश इन प्रजातियों को डालने की इस लिस्ट में, स्पीसीज रिकवरी कार्यक्रम में? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL, ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट संस्था है ये। वाइल्ड लाइफ संरक्षण के से संबंधित सबसे मतलब प्रमुख संस्था में से केंद्र स्तर पे ये है, जो कि काम किसके अंतर्गत करता है। हम लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखने जा रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो कि एक तरह से जो है ना सबसे आधारभूत कानूनी ढांचा है हमारे देश में जीवों के संरक्षण से संबंधित। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों जीवों के संदर्भ में कुछ जानकारी हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं। बेसिक हमने फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन था उसे समझ लिया कि उद्देश्य क्या है इस योजना का, CSS IDWH का जो हमने बताया ये जो है।
तो उसका ये उद्देश्य यही है कि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन करना, मदद करना, सहायता करना, ठीक है ना, किससे, किस चीज के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए, ठीक है, और उसे वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। क्योंकि हमने देखा पर्यावरण संरक्षण करना है तो प्रकृति का आवास को बचाना है, और प्रकृति का आवास को बचाने के अंतर में केंद्रीय रूप से जब जीव और उसके प्रकृति को बचाया जाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके प्रमुख घटक क्या हैं? प्रमुख घटक जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं वो सब उसमें शामिल हैं। जितने भी सामुदायिक, इसमें आप देख सकते हो ये सब राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व सबको समर्थन प्रदान करता है। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा करना, मतलब उसके बाहर भी, अभी तक तो हमने क्या सुना था, सिर्फ इसके अंतर्गत संरक्षण किया जा रहा था, लेकिन उसके बाहर भी कहीं भी वो खतरे में है, संकट में है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना जहां तक हो सके। उसके बाद अति संकटग्रस्त जो है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिसको बोला जाता है, या गंभीर रूप से संकटापन्न क्षेत्र में जो प्रजातियां हैं उनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम विशेष रूप से मदद करती है। और क्या है, अब तक प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में अंतर्गत हिम तेंदुआ जो उदाहरण हमने दिया, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इस तरह की 22 प्रजातियों को पहचान की गई है। तो इस लिस्ट को लोग देख सकते हैं, जो जो चर्चा में रहेंगे उसके बारे में ध्यान में रखें, वो परीक्षा में उसके बारे में उससे संबंधित इंफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से, मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क में है, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, तो इस संबंधित में प्रीलिम्स में प्रश्न, इसके संबंध में प्रश्न आ सकते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। घड़ियाल के बारे में सबसे पहला, घड़ियाल के बारे में बेसिक चीजें, पर्यावास क्या है, स्वच्छ पानी में रहता है, मतलब नदी में रहता है। और भारत में ये कहाँ पाया जाता है, भारत में गंगा नदी तंत्र में चंबल नदी है और गिरवा नदी जो है उसमें पाया जाता है ये, और नेपाल की राप्ती नारायणी नदियां जो है ना उसमें ये नेपाल में पाया जाता है। संरक्षण स्थिति क्या है, IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटापन्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिसकी बात किया हमने, अनुसूची 1 में शामिल है, सूचीबद्ध है, और साइट्स ठीक है, प्रशिष्ट उसमें अपेंडिक्स 1 में है। क्या समझे हम लोग इससे मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब गंभीर रूप से संकट की स्थिति में है, मतलब विलुप्त होने, गंभीर खतरा इसमें बना हुआ है, तो इसे जो है ना तुरंत जो है ना, और इसे सबसे अधिक संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और कहीं से भी इसके शिकार या किसी प्रकार से अवैध रूप से व्यापार करना पूरी तरह से बंद होगा, दंडात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है इसमें जो अनुसूची 1 है, इसमें डिफरेंट अनुसूची में बांटकर सारे जीवों को रखा गया, 1 अनुसूची 1 2 3 ऐसे करके रखा गया है। अनुसूची 1 वो अनुसूची है जहां पे जो जीव शामिल किए जाते हैं उनका शिकार संभव नहीं है, उनका अवैध रूप से व्यापार संभव नहीं है, कुछ एक क्षेत्रों, कुछ एक मामलों को छोड़ के, तो मतलब पूर्णतः प्रतिबंध इनके इस पे। तो अनुसूची 1 में जो सबसे सर्वोच्च रूप से संरक्षित जीव होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है अनुसूची 1 में, ध्यान रखें, शेड्यूल 1 बोला जाता है। इसी तरह साइट्स में, साइट्स क्या है, साइट्स एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो संकटग्रस्त स्पीसीज है उनके व्यापार को, अवैध व्यापार को जो है ना प्रतिबंधित करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसमें भी अपेंडिक्स 1 2 3 है, तो अपेंडिक्स 1 में सेम उसी तरह की प्रजातियां शामिल हैं जो काफी गंभीर हैं और उनको तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है, और उनका किसी भी तरीके से जो प्रतिबंध, उसमें पूर्ण प्रतिबंध की स्थिति होती है। अब विशेषताएं हम लोग देखेंगे क्या, अब देखा होगा ना हम लोगों को, सबसे बड़ी विशेषता घड़ियाल के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो मुंह है उसके ऊपर एक घड़े के आकार का ही है, इसलिए इसका नाम घड़ियाल है। तो बेसिकली ये क्या है, ये इसी के नाम, इसका घड़े के आकार की आकृति होती है और ये लंबा सा मुंह होता है इसका। तो बेसिकली क्या है कि ये सर्वाइवल टेक्निक है जो प्रकृति के द्वारा इसे दी गई है, क्योंकि इसे शिकार करने में आसानी हो, मछलियों को शिकार करने में, इसलिए लंबी चोंच जैसी मुंह जो है ना निकली हुई है, उसके ऊपर घड़ा है और वो घड़ियाल है, ठीक है ना, पतली और लंबी। तो यही है इसका, ये हम लोग बल्बनुमा, और ये सभी मगरमच्छ प्रजातियों में सबसे अधिक जल में रहना पसंद करता है। चलिए दूसरा आप देखते हैं स्लॉथ बियर के बारे में। स्लॉथ बियर क्या है, स्लॉथ बियर में सबसे पहले भौगोलिक अवस्थिति भारत, श्रीलंका, नेपाल की देशज प्रजातियां हैं स्लॉथ बियर। भालू आप समझ सकते हैं 5 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, गंगा का मैदान और पूर्वोत्तर भारत, मतलब लगभग सब जगह मतलब हम लोग देख सकते हैं इसमें। और संरक्षण स्थिति क्या है, यही वल्नरेबल है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नीचे है ना, थोड़ा कम गंभीर
स्थिति है इसकी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वही सेम अनुसूची 1 में है और ये साइट्स में क्या है, अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, विशेषताएं क्या है, ये छोटा भालू बोल सकते हैं इसके, जिन्होंने इमेज नहीं देखा है वो देख लेंगे, है ना। और घने बालों वाले भालू के रूप में पाया जाता है। भोजन क्या है, मुख्य रूप से दीमक और चींटियां, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये क्या है, सामान्यतः क्या रात्रिचर होता है। ठीक, तो ये हम लोग ने देख लिया इस तरह से स्लॉथ बियर और इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट जो है क्लीन एनर्जी से संबंधित, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, वही जो पर्यावरणीय संकट है और जो वैश्विक तापन की समस्या है, उत्सर्जन की समस्या, कार्बन उत्सर्जन की समस्या है, उसके प्रबंधन के लिए, उससे निपटने के लिए आवश्यक है कि अपने ऊर्जा बास्केट को, एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई किया जाए। और एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए आवश्यक है कि उसमें नए नए स्रोत ढूंढे जाएं। तो नए नए स्रोत के लिए आवश्यक है कि ऐसे गैर परंपरागत जो साधनों पे रिसर्च किया जाए और उसका विकास किया जाए जो कि क्लीन एनर्जी के दायरे में आते हैं, जिनसे उत्सर्जन कम होता है या ना के बराबर होता है, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे जल विद्युत ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि भू मतलब पृथ्वी से निकलने वाली जो ताप है, ऊष्मा जो है उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है, कुछ डेवलपमेंट है, उसके संदर्भ पढ़ेंगे और उसके अन्य आयाम को हम लोग देखेंगे। अभी संदर्भ ये है कि उत्तराखंड जो राज्य है उसने क्या भूतापीय ऊर्जा के विकास के लिए एक नीति बनाई है, भूतापीय ऊर्जा नीति 2025, इसलिए ये चर्चा में थी। और इस नीति का उद्देश्य यही है कि आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार, मतलब पर्यावरणीय हितैषी जो ये ऊर्जा है उसे जो है ना अधिक से अधिक संसाधनों का पता लगाया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो है ना विकास किया जा सके और इन सारी समस्याओं को, पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाया जा सके। चलिए देखते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोग। तो वही पृथ्वी की सतह के नीचे से उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग किसमें, ऊर्जा निर्माण में करते हैं। कैसे करते हैं, तो बेसिकली वही है कि हमने देखा है कि पृथ्वी क्या है, परतों में बटी हुई है, कोर, मेंटल और यहाँ पे ऊपर एक पतली परत क्या है, यहाँ पे क्रस्ट है। तो ये समझ सकते हैं। और पृथ्वी के विभिन्न परतों में विभिन्न प्रकार के चट्टानी व्यवस्था है, जिसमें कि ऐसे भी पदार्थ हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिनका विखंडन होता है उससे ताप निकलता है। तो एक तो ये है पृथ्वी के सतह के अंदर नीचे जो है ना ताप का पूरा ताप का एक जो है ना जो भंडार है, बड़ा भंडार है, जिसे अगर संचित कर लिया जाए पृथ्वी पे हमारे द्वारा, तो उसका यूज हम लोग उस हीट का विभिन्न पर्पसेस से कर सकते हैं। घर को गर्म किया जा सकता है, जल को गर्म करके उसे भाप बनाया जा सकता है और डिफरेंट यूज में लाया जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि पृथ्वी के निर्माण के काल में ही बहुत सारी ऊर्जा जो है ना उसमें संचित है, ऊष्मा के तौर पे, ताप के तौर पे, उसे हम लोग संचित कर सकते हैं। जिससे कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक उदाहरण स्वरूप में बताता हूँ कि जो कि पृथ्वी पे हमें आजकल भी मतलब वर्तमान सामान्य रूप से कहीं कहीं दिखते हैं, मतलब कहीं कहीं जहाँ पे एक क्रैक, दरार की स्थिति होती है, जैसे गर्म पानी के झरने, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे नीचे से गर्मी ऊष्मा निकलती है और वहाँ पे पाया जाता है। तो इसी ऊष्मा का प्रयोग जो है ना हम लोग डिफरेंट पर्पज से करके और ऊर्जा का निर्माण किया जाए, तो उसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो यही यहाँ संदर्भ समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हीटिंग और कूलिंग के रूप में विद्युत उत्पादन के लिए और ऊर्जा भंडारण के लिए निकाला जाता है। और परंपरागत क्या है, परंपरागत रूप से वही मैंने बताया कि जो ऐसे तरल पदार्थ जो जल तापीय भंडार थे, मतलब झील, जो गर्म पानी के झील थे या सोते थे, है ना, उनका प्रयोग डिफरेंट पर्पज थे, मतलब चीज़ों को गर्म करने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल टेक्निक के आधार पे इसे इन्हेंस किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं कि मतलब सतह से ही जो है ना तरल पदार्थ को अंदर भेजा जाता है और वो भूतापीय ऊष्मा को प्राप्त करके वो गर्म होके ऊपर आके फिर से वही गर्म पदार्थ, गर्म जल आपको मिल जाएगा और उस गर्म जल से उसके भाप बनाकर उसे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ऐसे पाइप को अंदर भेजा गया, इसके अंदर ऐसे ये सतह है अर्थ सरफेस, और इस पाइप को अगर अंदर भेजा जाए और इसमें वाटर फ्लो करवाया जाए, ऐसे वाटर फ्लो करवाया जाए, तो ये इस सतह में जहाँ पे ये गर्म सतह है, इससे गर्मी प्राप्त करके यहाँ से ठंडा पानी हम लोग भेजेंगे और गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली यही कंसेप्ट है ना, इसे हम लोग देख सकते हैं। चलिए
यही इसमें बताया जा रहा है कि अगली पीढ़ी की भूतापीय तकनीक में गहराई से ऊष्मा प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम लोग प्रेशराइज्ड वाटर भेज सकते हैं, तरल पदार्थ को भेज सकते हैं, जो कि नीचे से तापमान को लेके गर्मी को लेके ऊष्मा को लेके ऊपर आ सकती है। तो मतलब और गहराई में जा सकते हैं, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर। ये दो टेक्नोलॉजी है, इनहैंस जियोथर्मल सिस्टम और क्लोज लूप जियोथर्मल सिस्टम। वही जो मैंने बताया, ये इस तरह से सतह से ऐसे पाइप दिया जाएगा और इधर से ठंडा पानी कूल मतलब ठंडा वाटर, और इधर से जो ना हॉट वाटर निकलेगा और इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली क्या है भारत में, क्या है भारत में संभावना है जियोथर्मल एटलस के आधार पे, मतलब भारत में जो संभावना है, जिसका जो एटलस बनाया गया है उसके आधार पे जो कि 2022 में आया था, ये ध्यान रखेंगे, जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, उसके आधार पर 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा की संभावना भारत में है। तो पर्याप्त मात्रा है। और दो स्थान साइट्स यहाँ पे नाम दिया गया है, पुग्गा वैली और चुमांगथांग, जो कि लद्दाख में है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है ना हिमाचल प्रदेश में भी कुछ साइट्स हैं, इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं भूतापीय ऊर्जा के लाभ और चुनौतियां। क्या लाभ हैं इसमें? लाभ, सबसे पहली बात, इसमें व्यवधान नहीं है, मतलब निरंतर आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी में ऊर्जा तो जो ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो संचित है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, उसे हमें सिर्फ कलेक्ट करना है। तो मतलब वो 24/7 मिलेगी। उच्च उपयोग दर हो सकता है उसका 2023 में 75% से अधिक, मतलब जितनी प्राप्त हो रही है उसका प्रयोग किया जा रहा है। न्यूनतम उत्सर्जन, ठीक है, इसी की बात हम लोगों ने किया था। चुनौतियां, लेकिन चुनौतियों रहित नहीं है। चुनौतियां क्या है कि बेसिकली क्या है, उच्च लागत, क्योंकि R&D अभी कम है, सीमित अनुसंधान में विकास हुआ है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, लाइसेंस प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया। तो पूर्णतः क्या है, इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाया, जिस कारण से अभी महंगा है और इसमें अभी खोज और प्रयास किए जाने बाकी है। भारत में सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ पहल, वही जो हमने बताया कि सबसे पहला जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022, ये यही पूरा का पूरा भारत के मानचित्र में कहाँ का जियोथर्मल साइट्स हैं, संभावना है, उसी को दिखाता है, जिसपे कि आगे सरकार बढ़ावा दिया जा सकता है। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, भूतापीय ऊर्जा के दोहन को एक विशेष कार्यक्रम का गठन किया गया है। तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, RERTD, फिर से एक्रोनिम आ गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वही R&D से संबंधित भूतापीय तकनीकों पर अनुसंधान पर केंद्रित। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आइसलैंड, सऊदी अरब और RETAP, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया गया। तो ये सारे कंट्री जो मैंने बोले भूतापीय ऊर्जा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इससे सहयोग करके भारत जो है ना अपने भूतापीय ऊर्जा कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। ये जो मैप जो शुरुआत में मैं बता रहा था, पुग्गा मणिकर्ण साहब, ये हिमाचल में जो सिखों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है, देख सकते हैं। वहाँ पे लद्दाख वैली में हम लोगों ने देखा। ये दिल्ली सोहना का जो बेल्ट है दिल्ली NCR में, ये भी एक इंपॉर्टेंट बेल्ट है। यहाँ पे देखेंगे एक सोनाटा, एक टर्मिनोलॉजी है सोनाटा। सोनाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? सोन, नर्मदा और तापी बेल्ट। तो ये बेल्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जो सोनाटा टर्मिनोलॉजी है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ही देख सकते हैं, नाम इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण साइट्स है वो भी दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ, जैसे ताता पानी, यहाँ पे गोदावरी बेसिन, 2-3 मैंने ऊपर बता दिए यहाँ पे। तो ये सब साइट्स हैं, 3-4 साइट्स हैं। पश्चिमी तटीय महाद्वीपीय किनारा में भी है, यहाँ पे कुछ साइट्स हैं। ये धोलेरा वगैरह जो ये सब साइट्स हैं, तो ये महत्वपूर्ण साइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं। ये एक रिपोर्ट है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की संस्था है जो कि पर्यावरण से संबंधित कार्यों को करती है और एक जो महत्वपूर्ण रूप से गाइड के रूप में काम करती है, विश्व स्तर पे गाइड के रूप में काम करती है। और क्या इसका नाम है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा क्या रिपोर्ट आया? फ्रंटियर रिपोर्ट 2025। तो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे संबंधित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आयाम हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले नाम हम लोग देख लेंगे, फ्रंटियर 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी किया गया है UNEP के द्वारा। UNEP को हम लोग समझ गए। और ये क्या है? ये UNEP जो ये रिपोर्ट है बेसिकली कुछ पर्यावरणीय मुद्दों को दिखाता है।
पर्यावरण, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे जो कि जिन पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में क्या है, डिजास्टर्स हो सकते हैं। भविष्य में क्या है, इससे क्षेत्रीय संकट में परिवर्तित हो सकते हैं, मतलब संकट, इससे डिजास्टर का रूप, आपदा का रूप ले सकते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और इस न्यूज आर्टिकल में उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है पहला मुद्दा। पहला मुद्दा है पर्यावरणीय मुद्दा कि गर्म होते क्रायोस्फीयर, इस वर्ड को आपने सुना होगा, जो हिमांक मंडल है, मतलब जहां पे ग्लेशियर वाला क्षेत्र जो है वो पिघल रहा है, यही बताया गया है। और पिघल तो रहा है, ये बात तो सही बात है। इससे के प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव जो जमे हुए अवस्था में उसमें ट्रैप्ड थे, वो पिघलने के बाद जो है ना वो रिलीज हो जाएंगे वातावरण में। और रिलीज हो जाएंगे तो उनके दुष्प्रभाव किस पे सबसे पहला पड़ेगा, इकोसिस्टम पे तो होगा ही होगा, साथ साथ मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उन सूक्ष्म जीवों के फिर से सक्रिय होने के कारण, तो ये बात इसमें कही गई है। अस्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। बर्फीले वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्म, हाँ, लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे ये भी जानना आवश्यक है कि कुछ जो जीव ऐसे हैं जो कि इस बर्फीले वातावरण में ही रहते हैं, वो इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण, इस क्षेत्र के पिघलने के कारण वो मृत्यु उनका विनाश हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, साइक्रोफाइल्स, मतलब जो कि ऐसे बर्फीले जोन्स में ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो ऐसे हिमांक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्रायोस्फीयर में पाए जाते हैं, जो हमेशा जमे रहते हैं सूक्ष्मजीव, उनसे क्या बोलते हैं, साइक्रोफाइल्स। ठीक है, तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा क्या है, नदियों से संबंधित है। क्या है कि नदियों के प्रवाह में अवरोध। देखिए नदी क्या है, एक अपने प्रवाह में चलती है, नेचुरल फ्लो में चलती है, ऐसे नेचुरल फ्लो में। लेकिन क्या हम इंसानों के द्वारा क्या अपने पर्पस के लिए, मतलब विभिन्न परियोजनाओं के लिए, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, उस पर क्या डैम बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप का जो अवरोध पैदा किया जाता है। मतलब डिफरेंट टाइप का अवरोध मतलब क्या, वहाँ छोटे छोटे तटबंध बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो है डैम बनाए जाते हैं, छोटे डैम बनाए जाते हैं। गांव स्तर में, ग्रामीण स्तरों में हम लोगों ने देखा है, पानी को जमा करने के लिए, आसपास के सिंचाई करने खेतों के लिए या पेयजल के लिए। तो इस तरह की बात हम लोग करते हैं, जिससे क्या कि नदी का जो नेचुरल फ्लो है वो क्या होता है, बाधित होता है। नेचुरल फ्लो बाधित होता है तो इसका प्रभाव क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब नदी का जल जो है नेचुरली एक फ्लो में बह रहा है तो उसकी जो भौतिक प्रकृति है वो बदल जाती है। भौतिक प्रकृति से जब हम लोग बात करते हैं नदी के जल की, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि उसका तापमान, उसकी और जो उनके अन्य गुण हैं, मतलब नदी जल का तापमान बदल जाएगा और उसमें जो बहने वाला गाद, मलबा, ये सब जो उसके निक्षेपण की व्यवस्था है वो सब भी बदल जाएगी समय के साथ, मतलब जहाँ पे वो निक्षेपित कर रही थी। इससे होगा क्या, अगर हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो ये जल यहाँ पे ब्लॉक होगी और धीमी होगी। धीमी होने के कारण क्या, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे पहला एक। दूसरा क्या है कि ये जो डैम का पानी ये एक जलस्तर प्राप्त करेगा, ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे मलबा भी बढ़ेगी, गाद भी यहाँ पे बढ़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह की समस्या होगी जिससे कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ये चेंज हो जाएगा। और इकोसिस्टम हमारे आपके लिए 1 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये जलीय जीवों के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ जो हैं तापमान बढ़ने से खत्म हो जाए। और ये आम चीज़ है कि डैम का निर्माण विभिन्न विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है, एक इकोसिस्टम को बर्बाद करने के रूप में हम लोग देख सकते हैं, मतलब बाधित करने के रूप में देख सकते हैं नदीय इकोसिस्टम। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस यही प्रभाव बताएगा कि तापमान बढ़ता है, पर्यावास की गुणवत्ता और दशा और नदी के निचले मार्ग को तलछट के परिवहन तथा मछलियों के प्रवास में बदलाव सहित, क्योंकि मछलियां वहां से फिर माइग्रेट कर जाएंगी दूसरी जगह। तो ये चीज़ें हम लोग समस्या देख सकते हैं नदी को। और बेसिकली यही इसमें सुझाया गया है इसीलिए कि नदी को पुनः बहाल करने के लिए इन अवरोधों को कम किया जाए और बेहतर रणनीति के रूप में मतलब हटाया जाए, वही एक बेहतर रणनीति हो सकती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि सतत प्रवाह सुनिश्चित होगा, एक सस्टेनेबल प्रवाह। और लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्रकार की जो वैश्विक स्तर पे जो नदियां हैं 90% जल उसका प्रभावित है इस प्रकार के अवरोध से। 89% नहीं 89%। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब नदीय जल का मात्रा है जो कि इस प्रकार के अवरोधों से प्रभावित है, जिसकी भौतिक प्रकृति जो है बदल रही है, इकोसिस्टम बदल रहा है तेजी से, जो कि भविष्य में जो है ना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जनसांख्यिकी चुनौतियाँ क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, वैश्विक तापमान
तापन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, हीट वेव, वायु प्रदूषण, बाढ़ और सूखे जैसी समस्या, जिससे क्या है कि जोखिम बढ़ रहा है कहीं भी रहने में। तो उसमें जो वल्नरेबल जनसंख्या है, वल्नरेबल जनसंख्या मतलब कमजोर जनसंख्या है, उन पे उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक होगा, जिसमें क्या है कि वृद्धजन, बच्चे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई, जिसको संरक्षण करना, जिसके हित की बात करना आवश्यक है। बाढ़ की घटनाओं से पहले मौजूद प्रदूषकों का पुनः फैलना। हमने पहले भी देखा है कि बाढ़ क्या है, नदी के स्ट्रीम से पानी का निकल जाना, नदी के जल का निकलकर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाना, और फैलने के, और वो आमतौर पर वो जगह होते हैं जो सामान्यतः ड्राई होते हैं। तो नदियां सिर्फ अपने साथ जो है नदी का जल ही नहीं लाती, बल्कि नदी में बहने वाली जो मिट्टी है, गाद है, जो बहुत सारे पोषक तत्व है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो भी लेके आती है उस जमीन पे। तो जिससे कि प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए कि बाढ़ आना एक फायदेमंद सौदा होता है कि आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे मिट्टी का नयाकरण हो जाता है, नई हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। लेकिन अगर नदी पहले से प्रदूषित है और उसमें जो है ना लेड और निकल जैसी मात्रा जो भारी धातु है, तो उसका भी फैलाव उस जमीन पे हो जाएगा। और उस जमीन पे होने के कारण क्या होगा कि उस जमीन पे फिर से अगर कोई हरा पौधा या खेती की जाएगी, तो वो हो सकता है उस जमीन से क्या उस हरे पौधे में चला जाए, और उस हरे पौधे में जाने के बाद क्या है, वो पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला में वो प्रवेश कर जाए। क्यों? क्योंकि वो हरे पौधे में सिंचित हो जाए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जैविक रूप से निम्नीकरणीय नहीं है, उसका अपघटन संभव नहीं होगा। कुछ इस प्रकार के जो प्रदूषक तत्व हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो समझाया आपको, जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दो प्रक्रिया हम लोगों ने देखा है पर्यावरण के संदर्भ में, एक जैव संचयन और दूसरा क्या है जैव आवर्धन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो जैसे धातु, कार्बनिक यौगिक, यही है भारी धातु, कार्बनिक यौगिक आदि जो है ना पादप और प्राणियों में चले जाएंगे और आगे खाद्य श्रृंखला में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो संचयन हुआ, तो उसको बोलते हैं जैव संचयन, ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रदूषकों की बढ़ती हुई मात्रा, क्यों? क्योंकि उस पादप को, उस वनस्पति को कोई उसका भक्षण करेगा, खाएगा, तो उससे वो ट्रांसफर होगा वहाँ पे, और जिससे कि मात्रा हर प्रत्येक जो है ना पोषण स्तर पे मात्रा बढ़ती जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन यहाँ पे। तो ये दो समस्या यहाँ पे हो सकती है, इस रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है। तो बार बार बाढ़ आना ये भी समस्या दे सकता है। चलिए, अब हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुर्खियों को कवर कर लिया है। यहाँ से हम लोग अन्य सुर्खियां, मतलब शॉर्ट न्यूज को भी देखते हैं। पहला शॉर्ट न्यूज क्या है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है ना, 1956 की बात की गई है। यहाँ पे क्या है कि कुछ नदियां यहाँ पे चर्चा में हैं, जिसके लिए कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने क्या है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारा विवाद को, यहाँ पे नदी कौन सी है, रावी और ब्यास जल अधिग्रहण के कार्यकाल को बढ़ावा दिया गया है। बेसिकली ये जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है भारत के संविधान से संबंध में भी जो है ना इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 262 के तहत संसद को ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यही कुछ काम है यहाँ पे। 1986 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। और क्या है कि ये जो अधिनियम है संसद द्वारा बनाया गया था ताकि राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों जो संबंध जो विवाद है उसे उसका निपटान किया जा सके। और ये अधिनियम सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को ऐसे जल विवादों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। ठीक है, अब हम लोग आज की अन्य सुर्खियों शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। चलिए हम लोग पहला अपना शॉर्ट न्यूज देखते हैं। पहला क्या है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है, 1956 ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो जल बंटवारा का जो विवाद था उसके समाधान करने के लिए गठित किया गया है क्या, रावी और ब्यास जल अधिग्रहण। ध्यान रहे, नदी जल जो विवाद होता है उससे संबंधित जो अधिग्रहण बनाए जाते हैं तो उनके नाम से बना दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पहले भी ऐसा किया गया है, तो अभी वर्तमान में यही किया गया, रावी और ब्यास जल अधिग्रहण। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब इसमें क्या है कि यह अधिग्रहण क्या है 1986 में बना था। कौन? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। ठीक है,
और इसके बारे में कुछ काम ये संसद द्वारा बनाया गया था, मतलब संसद को ये अधिकार है कि बना सकती है। बेसिकली क्या है, संविधान के अनुच्छेद 262 में यह अधिकार किसको दिया गया, संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और उसके बाद क्या है कि इसमें यह भी प्रोविजन है कि अधिनियम सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को ऐसे जल विवादों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, मतलब शक्ति यहां पे दी गई है, डिफाइन किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, WHO महामारी समझौता, मतलब WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट, मतलब महामारी से लड़ने के लिए जो समझौता किया गया है। तो बेसिकली क्या है, ये अंतर सरकारी कार्य समूह की अपनी पहली बैठक आयोजित किया गया, मतलब WHO वैश्विक महामारी समझौते पे जो अंतर सरकारी कार्य समूह है, इंटर गवर्नमेंटल जो वर्किंग ग्रुप है, उसकी पहली बैठक की गई है। किसके लिए, WHO की वैश्विक महामारी समझौते के अंतर्गत। और ये समझौता क्या है, ये समझौता बेसिकली वही है कि जो महामारी है उसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के लिए सिद्धांत, दृष्टिकोण और उसके रोकथाम और उससे संबंध में जो अन्य मुद्दे हैं उससे निपटने के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत किया जा सके, पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन निर्मित किया जा सके, इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके विश्व स्तर पे। यही बेसिकली इसका है, जिसमें कि टीका, उपचार, डायग्नोस्टिक सबको समान रूप से समय दिया जाए और उपलब्ध करवाया जा सके सबको, मतलब विश्व के प्रत्येक स्तर पे। तो मुख्य सिद्धांत क्या है, यह समझता अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून, समानता और एकजुटता था सभी व्यक्तियों की गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण सम्मान पे आधारित है। तो बेसिकली क्या है कि जो महामारी से बचने के लिए विश्व स्तर पे यही प्रयास है, जिसमें सबको जोड़ने का की कवायद है। तो यही है इसका ये। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्या है, राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम इंडिया प्रोग्राम का, मतलब रोडिस कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, रोडिस। तो राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम, ठीक है ना। तो राइनो मतलब राइनो से संबंधित यहाँ पे गैंडे के, बेसिकली क्या कहता है, गैंडे के सिंग को जो है ना का DNA प्रोफाइलिंग की जाती है और जिससे एक डेटाबेस बन जाता है कि सारे गैंडों का। तो अगर उसका अवैध रूप से जो है पोचिंग होती है, उसके मारा जा रहा है, अगर उसकी हत्या की जा रही है या व्यापार किया जा रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए हमारे पास तंत्र होगा। तो इसलिए एक टूल के रूप में काम करेगा। तो यही है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, असम के वन विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। इंडिया DNA डेटा लाइब्रेरी से जोड़ना शुरू कर दिया गया, मतलब क्या है, ये बनाया गया, DNA प्रोफाइलिंग की गई और इसे रोडिस इंडिया DNA डेटा लाइब्रेरी में जोड़ना शुरू कर दिया गया, जो कि असम में हुआ है, ठीक है ना, वन विभाग के द्वारा। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोग कुछ प्रोग्राम है, बात है कि 2016 में शुरू किया गया था केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और इसमें कौन कौन शामिल है, जहां भी इस तरह के जो वन्यजीव संस्थान, मतलब असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा WWF इंडिया, ठीक है। रोडिस वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक टूल है, वही फॉरेंसिक टूल है जिसमें डेटा अवेलेबल है, विशेष रूप से वन्यजीव से संबंधित अपराध के मामलों में। अपराध वो हमने देखा, अवैध शिकार, ठीक है ना, उसके संदर्भ में और उसका आयात निर्यात के संदर्भ में, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के संदर्भ में, और जिसके कारण से उसकी शिकार किया जाता है। इंडेक्सिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे सीक्वेंसिंग के जरिए क्या किया जाता है, विशिष्ट अनुवांशिक पहचान प्रत्येक गैंडे को दे दी जाती है, ठीक। चलिए अब फेंटेनिल क्या है, एक पेन किलर है, एक ड्रग है, दवाई है फेंटेनिल, और जिसे जो है ना एक एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अभी क्या संदर्भ है, अभी संदर्भ ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटेनिल से होने वाली मौत का हवाला देते हुए कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने का जो उनका जो पहल थी उनकी, उसे उचित ठहराया। क्यों, इसका संदर्भ क्या है, इसका संदर्भ ये बताया जाए कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जो है ना USA में जो है ना काफी लोग जो है ना उसके फेंटेनिल के ओवरडोज से जो है ना लाखों लोगों की मौत हुई है। तो ये उनका संदर्भ था, तो इसलिए उन्होंने इस पे जो है ना इस पे टैरिफ लगाया है। तो फेंटेनिल क्या है, शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोड है, मतलब ओपियम से बनने वाला ये एक पेन किलर है, जिसका विभिन्न टर्म में यूज किया जाता है, विभिन्न रूप से, दर्द निवारक के रूप में, ठीक है, और एनेस्थीसिया के रूप में, ठीक। और इसलिए इसे जो पॉपुलर रूप से क्या है, ड्रग्स के रूप में, जो नशा के लिए जो है ना यूज भी किया जा सकता है। और ये मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक ये है, और इसे विशेष
तौर पे जो आम तौर पे जो ये प्रचलित है उसमें डिफरेंट नेम है, अपाचे, चाइना गर्ल, चाइना टाउन, इस तरह से डांस फीवर हम लोग देख सकते हैं। ओवरडोज के कुछ लक्षण भी हैं, क्या त्वचा का ठंडा हो जाना, शरीर नीला हो जाना, कोमाता श्वसन तंत्र, तो पूर्णतया जो है ना ये घातक हो सकता है इसका ओवरडोज, जिससे मृत्यु हो रही है। AI अलायंस नेटवर्क क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये पहल है AI अलायंस नेटवर्क, जो कि डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है भारत का ही, और उसके द्वारा जो है ना AI अलायंस नेटवर्क का फाउंडेशन मेंबर है, फाउंडेशनल क्या संस्थापक सदस्य है ये, ठीक है, डिजिटल इंडिया नेटवर्क। तो इसके द्वारा क्या कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में कि पाकिस्तान का AI टेक्नोलॉजी सेंटर ने ना इस नेट में AI अलायंस नेटवर्क में अपनी हिस्सेदारी के लिए बात कही है, शामिल होने की आवेदन किया है, जिसपे कि इस संस्था ने आपत्ति जताई है। तो यही न्यूज का विषय है कि पाकिस्तान के जो AI नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसे शामिल करने पे जो है उसके आवेदन जो आया है उस पर आपत्ति जताई गई है। तो ठीक है, तो दो टर्म आया यहाँ पे, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन और AI नेट। तो AI नेट बेसिकली क्या है कि विश्व स्तर पे कुछ राष्ट्रों के द्वारा, कुछ वॉलंटरी रूप से कुछ राष्ट्रों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इकोसिस्टम को विकास करने के लिए ये संस्था, मतलब ये अलायंस जो है ना निर्माण किया गया। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क है, इसलिए कम्युनिटी है, जो कि क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए, जो उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसके आदान प्रदान करने के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन से संबंधित, जिससे कि पूरा का पूरा विकास किया जा सके पूरे के नई टेक्नोलॉजी को। ये है उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके उपयोग को तेज करना। तो बेसिकली वैश्विक सहयोग के द्वारा और सूचनाओं के आदान प्रदान के द्वारा, साझाकरण के द्वारा इस नई तकनीक को विकास करने की योजना है। 17 सदस्य हैं इसमें, और AI अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है। AI अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफैट हम लोगों ने सुना है। ट्रांसफैट क्या है? ये एक असंतृप्त वसा होता है, वसा का प्रकार होता है, तो जो कि सेहत के लिए खराब हो सकता है। इसका संदर्भ क्या है कि अभी विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी कि ट्रांसफैट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से विकासशील देशों में पोषण पे बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब ट्रांसफैट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि ट्रांस फैटी एसिड भी बोला जाता है, और ट्रांसफैट को सामान्य तौर पे क्या जानते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल के रूप में जानते हैं, जो औद्योगिक रूप से क्या हाइड्रोजनीकरण के रूप में तेल और विभिन्न उत्पादों के द्वारा बनाया जाता है, निर्मित किया जा सकता है। और प्राकृतिक रूप से किसमें मिलते हैं, पशुओं और प्राप्त खाद्य पदार्थों में, जैसे कि मांस और दूध में, पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर बढ़ाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को कम कर देता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यही कारण है कि जो रक्त की धमनियां हैं उसमें जो है ना, उसके जो दीवारें हैं उनको मोटी करने का काम करता है, जिसका जो एक महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव है हार्ट अटैक। तो ये जो है इसके दुष्प्रभाव के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ट्रांसफैट को अन्य कारणों में देख सकते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के सूजन, ओबेसिटी की समस्या और इस तरह की अन्य समस्याएं भी। तो ये जो महत्वपूर्ण रूप से जो है ना मानवीय स्वास्थ्य पे जो है ना अपना दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। अस्त्र मिसाइल, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या है अस्त्र मिसाइल, संदर्भ क्या है इसका, DRDO और भारतीय वायुसेना ने क्या किया है, Su-30 MKI लड़ाकू विमान से अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो मिसाइल स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस भी है। तो दो चीजें हमने देखा कि लड़ाकू विमान अस्त्र जो है ना, अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और दूसरा इसमें क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्या नाम है उसका, सीकर से लैस है, ठीक है। तो ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, एयर टू एयर मिसाइल है, कैटेगरी क्या है, बियॉन्ड विजुअल, ठीक है। और इसका उपयोग बहुत तेज गति और दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों को मारने के लिए किया जा रहा है, ठीक।
तो भविष्य के जो है ना युद्ध वारफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इसे। और इसका विकास क्या है, स्वदेशी स्तर पे DRDO के द्वारा किया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और मिसाइल की जो मारक क्षमता है 100 किलोमीटर से अधिक है और अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से भी ये लैस है। तो भारत की रक्षा प्रणाली की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्थिक क्षेत्र से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से ये महत्वपूर्ण न्यूज क्या है, व्यापक और आर्थिक साझेदारी समझौता क्या है। स्विट्जरलैंड ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुए व्यापार समझौता को पुष्टि कर दिया, जो कि अभी तक उसने नहीं किया था। तो उसमें क्या है, इसमें भारत में EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये चीज हो गई। और EFTA 4 देशों का व्यापारिक समूह है। EFTA 4 देशों के, इसके सदस्य देश हैं स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड। अभी तक यही चीज अवरुद्ध बना हुआ था कि पूरे यूरोप में ये जो फ्री ट्रेड समझौता था भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, उसमें जो है ना ये बाधक बना होता है, जिससे कि इस चारों कंट्री का जो संगठन है उसके द्वारा ये मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी समझौता के बारे में थोड़ा यहाँ पे जानकारी दी गई है। समझौता भारत ने EFTA के 4 विकसित सदस्य देशों के साथ किया है। बाध्यकारी प्रतिबद्धता क्या है, अगले 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं, ट्रिप्स स्तर की, जो ट्रिप्स से आशय क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार संबंधित पहलू। तो बेसिकली क्या है, व्यापार को बढ़ाने की गुंजाइश है, यहाँ पे लक्ष्य है। और दूसरा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसे भी बढ़ाते हुए उसके संरक्षण करने के भी प्रयास इसमें शामिल हैं। चलिए, एक जो महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल या स्थलाकृति के बारे में जो न्यूज में है आज क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी बेसिकली क्यों चर्चा में है, ये क्या है, हिमालय पर्वत में, लघु हिमालय में एक महत्वपूर्ण क्या है, पर्वतीय श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर हिमाचल में फैली हुई है। काफ़ी लंबी इसे माना लंबी है ये, और ऊंचाई के रूप में भी जो 5000 मीटर तक इसकी हाइट को हम लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो कि जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर वैली है उसे जम्मू हिल्स से जो है ना अलग करता है उसे, यही पीर पंजाल श्रेणी है हिमालय की। और लघु हिमालय में का ये हिस्सा है। क्या है संदर्भ ये है कि भारतीय सुरक्षा बल पीर पंजाल श्रेणी में भगोड़े आतंकवादियों को तलाश के लिए गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में था। और पीर पंजाल श्रेणी के बारे में बताया गया है, वही है इसमें फैक्ट मैंने जो बताया कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, कश्मीर घाटी और जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। वही कश्मीर घाटी ऊपर, ठीक है, कश्मीर घाटी ऊपर, जास्कर श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। और नीचे आते जाएंगे तो जम्मू हिल्स इधर आ जाएगा। लघु हिमालय का भाग है और झेलम नदी से लेकर ऊपरी ब्यास नदी तक इसका विस्तार है। ऊपर झेलम, नीचे ब्यास नदी, और इसकी ऊंचाई 5000 मीटर। प्रमुख दर्रे पीर पंजाल दर्रा, बिदिल दर्रा, गुलाब घर, बनिहाल पास, ये सब जो है बनिहाल टनल जो है ना, जो श्रीनगर की तरफ जाने में, वैली में जाने में के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है भारत के लिए। तो काफ़ी रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र, हाँ। और ये जो है ना भौगोलिक रूप से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। चलिए, आज हम लोग इसी तरह से कंक्लूड करते हैं आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को, और आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, ध्यान देकर देखा होगा। तो इसलिए इसको चेक करने के लिए आप जो है आने वाली प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें और इस अंक को देखते रहिए न्यूज़ टुडे कार्यक्रम को। चलिए, धन्यवाद।